तो हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज लॉन्चर के वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने विश्लेषक है। तो रुपौली में नीतीश तेजस्वी की प्रतिष्ठा फंसी हुई नजर आ रही है। बीमा भारती एक तरफ 5 बार की विधायक, 5 बार उन्होंने चुनाव जीता, दूसरी तरफ जेडीयू और एक निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह। ये मुकाबला आप किस तरीके से देखते हैं? और नीतीश कुमार की अगर हार होती है चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश की हार को, अगर जैसा मनीष बता रहे, जो जो एक तरह से एग्जिट पोल भी कह सकते हैं कि रुपौली चुनाव का एग्जिट पोल है, उसके हिसाब से अगर नीतीश कुमार हारते हैं, तेजस्वी की बात अलग है क्योंकि तेजस्वी अभी सत्ता में भी नहीं है और न ही उस तरह का चुनावी माहौल है जो लोकसभा में है, लेकिन नीतीश की हार वाकई में बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। देखिए, यहाँ तेजस्वी की प्रतिष्ठा को मैं किनारे अभी इसलिए रख रहा हूं क्योंकि पूर्णिया में, पूरे पूर्णिया में तेजस्वी ने तो अपनी प्रतिष्ठा खुद ही कबाड़ा कर दिया है। प्रतिष्ठा का 4 दिन 5 दिन कैंप करके, और वो भी सिर्फ एक मकसद से, पप्पू यादव को हराने के मकसद से। तो अब पूर्णिया में मैं नहीं मानता कि तेजस्वी की प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि बची ही नहीं है। प्रतिष्ठा दांव पर उसकी होती है, इसकी बची होती है। पूर्णिया में नहीं है प्रतिष्ठा, ये कहने में जरा भी झिझक नहीं है। तेजस्वी का पूर्णिया में कोई नहीं इज्जत है, ना प्रतिष्ठा है। वो सब जा चुका है पहले ही चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और वो खुद अपनी फजीहत करवाई है। यहाँ नीतीश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सीट है, ये ईबीसी की, ये अति पिछड़ा बाहुल्य सीट है। ये गंगोता दोनों हैं, जो मंडल लिख के आगे टाइटल है। ये चाहे बीमा भारती हैं और चाहे कलाधर प्रसाद हैं, ये दोनों एक ही जाति से आते हैं। कल शाम तक वहां पर उथल पुथल थी कि गंगोता ही जीते तो अंत में तय करेंगे कि किसके साथ चलना है, किसके साथ जाना है, बीमा के साथ जाना है या कलाधर प्रसाद के साथ जाना है। लेकिन शंकर सिंह इस बीच में, शंकर सिंह असली खिलाड़ी बनके, जो मनीष ने जो इनपुट दिया, अगर यही नतीजे में बदलता है तो ये बीमा भारती और कलाधर मंडल, मैं किसी की हार में नहीं इसकी गिनती करूंगा। ये नीतीश कुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हम लोग अभी रुपौली देख रहे हैं, बीमा भारती देख रहे हैं, शंकर सिंह को देख रहे हैं और कलाधर मंडल को देख रहे हैं। इन सबको हटा दीजिए, देखिए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की राजनैतिक पारी के अंत की ये शुरुआत होगी, नारियल फोड़ना। नीतीश कुमार के पास क्या वोट बैंक है, क्या बेस है? वोट बेस कौन सा है जिस पर खड़े हैं? नीतीश की सियासत खड़ी है, वो धरातल अति पिछड़ा और महादलित। नीतीश कुमार ऐसे क्षेत्रीय नेता के रूप में उभरे जिनके पास हार्डकोर डेडिकेटेड मतदाताओं का कोई सपोर्ट बेस नहीं था। जितने रीजनल फोर्सेज हैं, सबके पास डेडिकेटेड हार्डकोर एक मतदाताओं का एक धरातल तैयार मिला। चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो। भद्रलोक जितना है बंगाल का, ममता बनर्जी को कुशन देता है, वहां पर खड़ी होती है। उसके बाद तो मुस्लिम और बाकी एड ऑन है। लेकिन नीतीश की राजनीति, जहां से वो पदार्पण करते हैं, वहीं से वो मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के पहले तो ये मैं मानता हूं उनके पास 2% कुर्मी भी पूरे तरह से, 2% 2.25% कुर्मी है बिहार में। वो भी पूरे के पूरे जो है लामबंद नीतीश के पीछे नहीं रहे होंगे, नहीं थे, नहीं रहे होंगे कि नहीं बात करता हूं, नहीं थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लव कुश, कुर्मी कुशवाहा, अति पिछड़ा, महादलित, ये सारा का सारा मुख्यमंत्री बनने के बाद का बेस है। तो इकलौते ऐसे मतलब नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना जो है वोट बैंक तैयार कर पाए। इसलिए ऐसा वोट बैंक डेडिकेटेड नहीं होता है, हार्डकोर नहीं होता, वो हमेशा नहीं रहता है। आज मैं हमेशा एक बात को कहता रहा कि नीतीश कुमार तब तक के ही नेता है बिहार में जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लालू यादव नीतीश कुमार का फर्क क्या है? लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे हुए तो 2.5 दशक हो गए, लेकिन लालू आज भी बिहार के नेता है, आज भी बिहार के नेता है। नीतीश कुमार का जो राजनीति करने का स्टाइल और उनके पीछे का जो मतदाताओं का कुशन है, वो ऐसा है कि जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटे उसी दिन नेता खत्म, नहीं रह गए नेता। वो इतिहास में भले लिखा जाए कि 10 बार शपथ लिए थे और 12 बार शपथ लिए थे, वो विश्व रिकॉर्ड वो बनाते रहे, शायद इसीलिए वो बना रहे हैं, इसलिए विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं कि वो नाम लिखा जाएगा, उसमें अलग रहेंगे, जुदा रहेंगे, अलहदा रहेंगे। तो लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री रहते मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री रहते ही वोट बैंक खिसक जाए।
इस विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अगर यहाँ पर कलाधर मंडल हार जाते हैं तो मैंने कहा ना कि सियासी पारी के अंत का नारियल फोड़ा जाना, इसको मैं मानूंगा। यानी अति पिछड़ा मतदाता जो ईबीसी की सीट है वहां से हारे, अति पिछड़े मतदाताओं का मुंह भंग हो गया है नीतीश कुमार से, इस पर मुहर लग जाएगी। और अति पिछड़ा अगर हट गया नीतीश के पास तो उसमें एक और संदेश छिपा हुआ है। फिर ये अमित शाह जैसे एक्सपर्ट, तोड़फोड़ वाले में एक्सपर्ट नेता के लिए एक संकेत होगा, उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि अब जेडीयू को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि नीतीश के पीछे अब कोई वोट बैंक नहीं खड़ा है। डर किस बात का होता है पार्टी तोड़ने में? दो झटके बड़े झटके लगे हैं अमित शाह को। शिवसेना तोड़ा था तो सिर्फ सांसद और विधायक लेके आए, मतदाता वहीं छूट गए उद्धव के पास। एनसीपी तोड़ा तो अजित पवार को बस लेके आए घोटालों की एक लंबी सूची के साथ, मतदाता शरद पवार के पास छूट गए। लेकिन बिहार में वही चीज, बिहार में जो लगातार चर्चा है, आज भी एक चर्चा आई हम तक कि 4 जून के बाद से अमित शाह ने 6 सर्वे करवा लिए बिहार में, 6 सर्वे करवाए, और वो सारे सर्वे करवाए हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या प्रोबेबिलिटी है, जीत की कितनी संभावनाएं हैं, नीतीश के बिना कितनी संभावना है, नीतीश के साथ कितनी संभावना है, जेडीयू तोड़ने पर कितनी संभावना है। ये अगर सही खबर है तो ये सर्वे में ये सब उन्होंने आकलन करने की कोशिश की है। अब उनको केवल एक ही खतरा और जानकारी ये भी मिल रही है कि 11 सांसदों ने एक मौखिक कमिटमेंट कर दिया है शाह को कि अगर नीतीश कुमार इधर उधर पलटी मारी करते हैं कुछ भी तो हम भाजपा के साथ रहेंगे। 11 सांसदों का ऐसा कमिटमेंट है, शायद मौखिक कमिटमेंट, और वो कमिटमेंट कोई मुझे आश्चर्य में नहीं डालता, क्योंकि जो सांसद 12 बन के आए हैं, आप लोग और करीब से उनको जान रहे हैं, मनीष व्यक्तिगत रूप से उनमें से कईयों को जानते होंगे, उसमें से कितने समाजवादी बैकग्राउंड के हैं? सब तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, कोई इस पार्टी से घूम के आए, उस पार्टी से घूम के आए, कोई वीआरएस लेके आए, कोई डॉक्टर होके आया है। जो खाटी राजनेता जो समाजवादी बैकग्राउंड से, वो ऐसे कितने हैं जिनकी कोई भी वैचारिक बाध्यता होगी? हालांकि अब तो वैचारिक बाध्यता खत्म ही हो गई है, अंतरात्माओं का अमृतकाल चल रहा है, पूरा रात में सोते हैं, सुबह सुबह अंतरात्मा जग जाती है आदमी की। और ये कहता है, बोलने वाला बड़े बेशर्मी से बोलता है, 60 साल का अपना वैचारिक पृष्ठभूमि छोड़ करके कहता है अब मेरी अंतरात्मा जगी। यानी 60 साल इस धरती पे धक्का खाए, तुम फर्जीवाड़ा किए। तो ऐसे दौर में अगर जब ये सर्वे बता रहे और 11 सांसदों का एक तरीके से कमिटमेंट हो चुका है शाह के साथ, तो जेडीयू तोड़ना यानी ऑपरेशन लोटस अब बहुत आसान है जेडीयू के साथ शाह का। और हमने पहले 4 जून के बाद जो पहली किसी पार्टी के बारे में हमने भविष्यवाणी की थी वो जेडीयू को लेकर के की थी कि सबसे पहला निवाला, क्योंकि 272 चाहिए, शाह को 272 चाहिए, मोदी को भले न चाहिए हो, मैं कहूंगा शाह को चाहिए, क्योंकि शाह को कुर्सी भी चाहिए। 272 चाहिए शाह, वो 272 कितनी जल्दी पूरा करते हैं, 3 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। और पहला निवाला हमने कहा था कि नीतीश की पार्टी बनेगी, पहला निवाला। अगर ये 11 सांसद, ये रुपौली का चुनाव हारना, ये संकेत हो जाएगा कि अब नीतीश के पीछे मतदाता नहीं है, अब नेताओं को तोड़ लो इनके, जो नेता 10,000, 20,000, 50,000 अपने बूते पर वोट उनके पास होगा वो लेकर के भाजपा में आ जाएंगे। नीतीश से अब खतरा खत्म। किस बात से? ऑपरेशन लोटस में जो घबराहट थी अमित शाह की, उसको रुपौली चुनाव से जोड़िए आप। जो शिवसेना और एनसीपी वाले मामले में धक्का लगा था, दरअसल ऑपरेशन लोटस जेडीयू के साथ करने में बार बार अमित शाह के मन में यही घबराहट थी कि कहीं ऐसा न हो कि नीतीश के साथ मतदाता खड़े रह जाएं, हम सिर्फ नेता लेके आ पाए। रुपौली का चुनाव ये बता देगा कि नीतीश के पीछे मतदाता नहीं खड़े हैं। और दूसरी बात जो होता है एक कि संवेदनाएं जुड़ जाना भावनात्मक रूप से, वो नीतीश के साथ नहीं होने वाला है। जनता कहेगी जब यही रोज आज रहता है तेजस्वी लालू के साथ, अगले दिन कहता है मजा नहीं आ रहा है जी, उधर चलते हैं, तो फिर इसके नेता चले जा रहे हैं तो कौन सा? वहां पर होता है ना कि एक तटस्थ व्यक्ति हो, खड़ा है, बिक नहीं रहा है, उसका नेता जब जाता है, विश्वासघात करता है, तो जनता को लगता है यार देखो हमारे नेता के साथ विश्वासघात हुआ। जिस नेता के जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ऊपर से नीचे तक सिर्फ विश्वासघात लिखा है, उसका अगर उसका विधायक सांसद विश्वासघात कर दिया तो कौन लोड लेने वाला है?
जी नीतीश के तो कैरेक्टर बुक में ही पूरा हर पन्ने पे लिखा है विश्वासघात, हर पन्ना जो पन्ना पलट के लिखा है विश्वासघात। तो ये रुपौली चुनाव का ये महत्व है, असली महत्व विवेक जी। आशीष, इसमें सवाल ये भी है कि रुपौली चुनाव में जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि बहुत कम चांसेस है कि नीतीश और तेजस्वी के जो उम्मीदवार है वो जीते। तीसरा उम्मीदवार जीत जाए, तीसरे की बात अलग है, लेकिन अगर नीतीश कुमार का उम्मीदवार हारता है तो ये संकेत भी रहेगा कि जो गठबंधन उन्होंने मोदी सरकार से की वो गलत किया, उसका एक जजमेंट भी है ये रुपौली चुनाव। नहीं, अब गठबंधन का जजमेंट करने का वक्त गुजर गया। गठबंधन का जजमेंट लोकसभा चुनाव में हो गया। अब ये विधानसभा चुनाव में सिर्फ नीतीश का जजमेंट होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नीतीश का अब यहां पर बेसिकली क्या होता है कि पॉलिटिकल संदेश को डाइल्यूट करने के लिए कई बार नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है कि ये गठबंधन पर है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया। यहां मैं भाजपा को बाहर पूरे सीन से करता हूं, ये जजमेंट सिर्फ और सिर्फ नीतीश पर आएगा। आपको वो अति पिछड़े मतदाताओं के बाहुल्य जहां पर निर्णायक भूमिका में है, उस विधानसभा में जहां पर नीतीश कुमार उसी जो है वोट बेस पे खड़े हुए हैं, अगर वहां पर उनको हार मिलती है, नहीं जीत पाते हैं, उन्हीं के समर्थक मतदाता उनका साथ छोड़ देते हैं, तो फिर भाजपा को कहां से आप खींचोगे? भाजपा तो वैसे ही बिहार में, भाजपा तो वैसे ही फेस विहीन पार्टी है। भाजपा सम्राट चौधरी तो है अभी, उन्होंने सरयू में अरे उनका कैसे फेस विहीन, इसीलिए तो मैं बोला फेस विहीन, इसीलिए बोला मैं। सम्राट चौधरी अगर फेस हैं तो बताइए उपेंद्र कुशवाहा दो कुशवाहा मिल करके एक सीट नहीं जीत पाए। और दूसरी बात फेस विहीन की बात मैं सामान्य एक हास्य के उसमें बोल रहा हूं कि वो ऐसे फेस विहीन हो सकता है कि नहाने के पहले तक फेस वाले रहे हों, क्योंकि 2 साल में चेहरा पहचान गए थे लोग पगड़ी के साथ, अब फिर चेहरा गुमनाम हो गया। अब वही पगड़ी 2 साल से जिन लोगों ने सम्राट चौधरी को, बिहार के लोगों ने कब से देखा। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि सम्राट चौधरी को के अस्तित्व को या राजनीतिक हैसियत को खारिज कर रहा हूं। बिहार के लोग पहचानते भी होंगे, देश के जागरूक लोग जो राजनीति में जानते हैं वो 2-2.5 साल से देखे और तब से पगड़ी में देखे। अब तुम नहा धो पगड़ी उतार दियो तो हम पहचान ही नहीं रहे कौन सम्राट चौधरी, तो यही तो फेस विहीन होना है। आप अपना चेहरा, अपने पहचान खुद मिटा चले आए। अरे पगड़ी में रहते अभी तो नीतीश कुमार को, या हो सकता है ये भी बात एक है, उन्होंने कहा था नीतीश को निपटाए बगैर हम पगड़ी नहीं उतारेंगे। हो सकता है ये अंदर आने जो डील अमित शाह की हो, बात हम लोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है अमित शाह नहीं कहा हो कि अब जाओ नहा धो करके पगड़ी उतार लो, फाइनल हो चुका है, तो ये भी हो सकता है, इसलिए उतारो पगड़ी उतारो। एक कमेंट आ रहा पीयूष ठाकुर का, पत्रकार महोदय कान खोल कर सुन लीजिए, रुपौली से शंकर सिंह जीतेगा। अब देखिए ये तो अभी से कमेंट आने लगे, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, शंकर सिंह जीतेंगे तो ये मुहर लग जाएगी। जो लाइव दैनिक ये आज चर्चा कर रहा है, मनीष जो वहां पर मतदान खत्म होते ही रिपोर्ट लेके आए कि शंकर सिंह जीत रहे हैं, तो फिर मनीष की क्रेडिबिलिटी पर, मनीष के सोर्सेज पर मुहर लगेगी, दैनिक लाइव दैनिक की क्रेडिबिलिटी पर मुहर लगेगी। ये अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक लिख रहे हैं ये सच हो जाए, ये होना चाहिए सच जी। क्योंकि हवा हवाई बातें नहीं करते ना हम लोग, किसी पर हम किसी प्लेटफॉर्म पर, लाइव दैनिक पे हो, न्यूज लॉन्चर पे हो, हम लोग ग्राउंड पे 10 लोगों से समझते हैं। जी जी, और अभी तक हम लोग जो भी बातचीत किए कुछ गलत उसमें नहीं निकला, चाहे कुछ कोई किसी भी मुद्दे पर हो। हाँ, तो इसलिए उस क्रेडिबिलिटी की बात है। और इसी बात पे तो हम लोग, विवेक जी का सवाल था, इसी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर शंकर सिंह जीतते हैं तो एक छोटी सी एक उपचुनाव, रुपौली का उपचुनाव, जो अभी कमेंट किए थे हमारे सुधी दर्शक, उनके लिए ये जवाब है कि ये पीयूष ठाकुर जी, ये अगर शंकर सिंह जीतते हैं तो इस चुनाव से, इसको सामान्य उपचुनाव आप मत मानिए, इसका संदेश दिल्ली तक है। मैंने इसके संदेश को दिल्ली तक इसीलिए जोड़ने की कोशिश की कि पटना तक तो संकेत हो गया कि अब नीतीश के साथ कौन है, लेकिन दिल्ली तक संकेत हो जाएगा कि अब टाइमिंग आ चुका, दुरुस्त है, अब मुहूर्त सही है, अब ऑपरेशन लोटस किया जा सकता है। इसलिए आप रुपौली के चुनाव को सामान्य मत लीजिए, इस पर निगाहें हैं। हम दिल्ली बैठ करके भी मनीष से अपडेट लेते रहते हैं कि क्या है रुपौली के उपचुनाव में क्या निकल रहा है।
यानी अब ये मान लिया जाए कि ये नीतीश कुमार का सेमीफाइनल जो था वो हार चुके हैं, फाइनल हारना तय है। और राजमणि प्रसाद लिख भी रहे हैं नीतीश कुमार का बिहार से विदाई तय हो गया है कि बिहार में टीचर अभ्यर्थियों के, ठीक है टीचर अभ्यर्थियों, लेकिन वो विदाई, यहाँ पे विदाई जो है उनका विदाई समारोह भी यहाँ पे पढ़ दिया गया, उनका विदाई गीत उनकी पढ़ दी गई है। मैं एक बात और चर्चा कर दूं, मैं जब नीतीश पर चर्चा केंद्रित होनी ही चाहिए, राज कर रहे हैं इतने दिन से। मैं एक अस्पताल में था कल, और आज 2 दिन था अस्पताल में। वहां पर जो डॉक्टर थे, डॉक्टर टंडन थे, वहां पर कुछ पेशेंट आए थे। तो पेशेंट एक बिहार से पेशेंट थे। वो उनको देखते देखते बिहार की चर्चा हुई, तो कहे आपके गांव का पुल तो नहीं टूटा है, गांव तो जाने का रास्ता है ना आपके। ये देखिए, ये छवि गढ़ने में बहुत वक्त लगता है विवेक जी। वो छवि जो गढ़ी थी 1.5-2 दशक में, नीतीश कुमार, सुशासन बाबू। अब सुशासन बाबू तो मुझे लगता है सुने हुए मुझे 2-3 साल हो गया होगा। सुशासन बाबू अब कोई बोल नहीं रहा है, कोई कोट नहीं कर रहा है। 15-16 साल में जो छवि गढ़े, उसको सब लीप पोत के, कहते हैं ना देसी भाषा में, लीप पोत बराबर कर देना, सब लीप पोत के बराबर कर दी। आप बताइए, इस देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा हुई नहीं। दर्जन भर पुल गिर गए 15-16 दिन के भीतर। आखिर ऐसा क्या है? करप्शन कितने गहरे तक पैठ कर चुका है करप्शन। जिस प्रदेश में सुशासन बाबू का एक टैग लग गया, नीतीश कुमार के साथ हम लोग 1 दशक तक करीब करीब नीतीश के साथ खुद ही पत्रकार के रूप में भी सुशासन बाबू बोलने लगे थे, लेकिन उस छवि को लीप पोत करके, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान मुझे, मैं व्यक्तिगत रूप से, हो सकता है गलत हूं, मैं कभी भी, मैं दर्शकों से बोलता हूँ कि मैं अपनी व्यक्तिगत राय गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार ने शुरू के 5-7 साल, हो सकता है नीतीश कुमार ने बिहार को ट्रैक पर लाने की कोशिश की हो, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार में बिहार को डुबकी लगवा दी। और इतने गहरे तक भ्रष्टाचार घुस चुका है, इतने गहरे तक भ्रष्टाचार घुस चुका है कि बिहार में, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं खुद को उसमें शामिल करता हूं। अगर कभी भी, मैं दर्शकों से हमेशा कहता हूं कि कभी भी कहीं से एक सबूत मिल जाए कि आशीष चित्रांशी के पीछे कोई मनी ट्रेल है, कोई हमको किसी का एजेंडा सेट करने के लिए कहीं पीछे से कोई मदद कर रहा है, मुझे मत सुनिए। देखिए आप, बिहार में, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार कितने गहरे पैठ हुआ, कितने गहरे तक घुसा। बिहार में तमाम यूट्यूबर्स, जिनका जो है, जिनकी पृष्ठभूमि पत्रकारिता की नहीं थी, जर्नलिस्ट नहीं थे, वो अलग अलग प्रोफेशन के आदमी थे। कोई बही खाता वाला था, कोई इंजीनियरिंग करके आया था, कोई कुछ था। वो सब के सब पत्रकारिता में शामिल हो गए और सब के सब बड़े यूट्यूबर हो गए, अच्छा खासा पैसा बनाया सबने। वो क्यों बनाया? उसके पीछे भी भ्रष्टाचार है। कभी इस विषय पर बिहार में मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, इस पर एक शो रखिएगा आप, कि बिहार में पत्रकारिता और भ्रष्टाचार दोनों ने मिलकर एक दूसरे को फलने फूलने में मदद किया। तमाम जो यूट्यूबर्स पत्रकार के रूप में वहां पर बड़ा नाम कमा लिए, उसके पीछे उनको आधार किसने दिया था? भ्रष्टाचार ने दिया था। वो पुलिया गिर रही है, पुलिया उंगली से खरोचने पर सरिया बाहर आ जा रही है, रेत गिर रहा है, सीमेंट गिर रहा है, वही दिखा दिखा करके तमाम में किसी का नाम लेकर के, बड़ा नहीं, सब जिनके कोई मतलब पत्रकारिता का किसी उसूल और सिद्धांत पे जिन लोगों ने काम नहीं किया, उनको मैं पत्रकार में नहीं गिनता। वो चाहे उनको 10 मिलियन लोग रोज देखें, मिलियंस पे और व्यूज पे पत्रकार नहीं बनता है। व्यूज पत्रकार के पैरामीटर पर खरा उतरने के लिए मैं व्यूज को कतई नहीं मानता हूं, उसका जो है मानक। तो ऐसे तमाम लोग, वो नौबत नीतीश कुमार के राज में पैदा हुआ, भ्रष्टाचार में आकंठ डुबा दिया। पुल, पुलिया, फ्लाईओवर, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, सब में करप्शन और भरपूर करप्शन। तो पुलिया ढह रही है। अब दरअसल क्या है कि चाहे एजेंडाधारी लोगों का, पीछे से हर आदमी का एक एजेंडा होता है, तो ये दिखाना है दिखाओ, ये नहीं दिखाना नहीं दिखाओ। ये 12 पुलिया 10 पुलिया पर रिपोर्टिंग मैंने देखी नहीं किसी को बिहार में करते। और नेशनल मीडिया की स्थिति तो ये है कि वो कब पैरों में घुंघरू बंधे और फिर मेरी चाल देख लो, वो तुरंत नृत्य शुरू हो जाता है राज दरबार में। ये
जो मेन स्ट्रीम खुद को कहते हैं, वो मेन स्ट्रीम उनके लिए और शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता है, लोग फिर उन शब्दों को थोड़ा अनुचित मानने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नर्तकी और नर्तकों की श्रेणी में है मीडिया के लोग। हम खुद पत्रकार हैं, शर्म आती है हमें। चुनाव में बाहर जाते हैं तो किस तरीके से लोग करते हैं। खैर, रुपौली की चर्चा थी, रुपौली के नतीजे जैसे ही आएंगे, नीतीश कुमार के लिए विवेक जी बड़ा संदेश है, और इसको मैं ये कहूंगा कि आप दोनों एंगल, एक तो जो जेडीयू पर खतरा मंडरा रहा है इस एंगल से, और दूसरा ये विषय जरूर अलग से विषय करिए कि अति पिछड़े अगर साथ छोड़ दिए तो नीतीश की झोली में क्या है। फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो खाली झोली है। फिर इस देश में दो झोले वाले बाबा हो गए, एक दिल्ली वाले झोले वाले बाबा, एक पटना वाले झोले वाले बाबा, और दोनों को झोला उठने का टाइम आ गया है, दोनों झोला उठने का टाइम आ गया है, ये मान।